हेलो बेटा। एक बार फिर से वेलकम आप सभी का शुद्ध देसी फिजिक्स पर डायमेंशनल एनालिसिस के 6th लेक्चर में। इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का 4th एप्लीकेशन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला इसमें करना क्या है, अगर हमें ये पता हो कि कोई पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है तो उनके बीच में रिलेशन यानी एक फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है। कैसे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें बेटा। सबसे पहले स्टेप क्वेश्चन पढ़ते हुए हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में कौन सी क्वांटिटी किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट बताई गई है। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम having a bow attached to a string that oscillates under the action of a force of gravity. Suppose that the period of oscillation of simple pendulum, time period of oscillation जिसे आप डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। पहली कंडीशन दी गई है कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। मास ऑफ बॉब m एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए फाइंड किया कि सिंपल पेंडुलम, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड है, उससे एक धागा बांधे और मास अटैच कर दे, इस पूरे अरेंजमेंट को सिंपल पेंडुलम बोलेंगे। एक पूरे ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बोला गया है कि टाइम पीरियड धागे की लेंथ पर, दूसरा बॉब के मास पर और तीसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंडेंट है। तो हमारा पहला स्टेप होगा ये क्वांटिटी ढूंढते हुए जो डिपेंडेंट है। कौन डिपेंडेंट है? टाइम पीरियड। किस किस पर? लेंथ पर, मास पर और जी पर। इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके चले विद पावर ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। लेट टाइम पीरियड कैपिटल टी डिपेंड्स अपॉन लेंथ का पावर ए, मास का पावर बी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर सी। जिन जिनके पर डिपेंडेंट बोला गया है उनकी पावर ए, बी, सी लगाकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए आप एक कांस्टेंट लगाएंगे के। एल का पावर ए, एम का पावर बी, जी का पावर सी और इसे बोला जाएगा इक्वेशन 1। जहां के क्या, के एक कांस्टेंट होगा जो कि डायमेंशन लेस होगा। तो पहला स्टेप हमें क्लियर हुआ, ढूंढे कौन सी क्वांटिटी डिपेंड करती है और किन किन पर डिपेंड करती है। जिन जिन पर डिपेंड करती है उनकी पावर ए, बी, सी लगाकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनल को खत्म करना है एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगाकर। नेक्स्ट स्टेप में क्या, दोनों साइड जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर, उनकी आप डायमेंशंस लिखेंगे। सो राइटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। कैपिटल टी गिवन है टाइम पीरियड और हमें पता है कि टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है टी का पावर 1। के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, क्योंकि के डायमेंशन लेस है तो इसे आप छोड़ देंगे, डायमेंशन नहीं है इसकी। एल लेंथ है, लेंथ के लिए एल और उसकी पावर ए दी गई है तो ए। एम मास दिया गया है तो एम और पावर बी दी गई है तो बी। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एल टी माइनस 2 और पावर सी दी गई है तो सी। लेफ्ट हैंड साइड पर एम गिवन नहीं है तो आप उसकी पावर लिखेंगे 0, एल बी गिवन नहीं है तो उसकी पावर भी 0 और टी की पावर 1 एज इट इज चली जाए। इसी तरह से राइट हैंड साइड पर जो भी पावर्स निकल कर आती हैं उन्हें काउंट कर लें। एल का पावर ए एज इट इज, एम का पावर बी एज इट इज। हमें पता है पावर पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो यहां से एल का पावर 1 और 1 की सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा सी। ऐसे ही टी का पावर -2 और सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी का पावर -2c। उसके बाद m एज इट इज 0, L0, टी का पावर 1। m का पावर देखें सबसे पहले सिर्फ एक ही जगह है b। L का पावर इधर से a है और इधर से c है। हमें ये भी पता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं तो इधर से a इधर से c तो पावर बनती है a प्लस c के इक्वल। t का पावर a की जगह -2c। नेक्स्ट स्टेप होगा कंपेयर करना। कंपेयरिंग
the powers on both sides, दोनों साइड पर आप पावर्स को कंपेयर करें, m वाले को m वाले से, l वाले को l वाले से और t वाले को t वाले से। m का पावर राइट हैंड साइड पर b है जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर 0 है, तो आपके पास रिजल्ट निकल कर आया b इज इक्वल टू 0। इसी तरह से a प्लस सी को बाद में कंपेयर करें जो अकेले हों, लाइक इसमें सिर्फ b है, इसमें सिर्फ t c वाली टर्म है, उन्हें पहले कंपेयर कर लिया करो। तो t का पावर -2c और लेफ्ट हैंड साइड पर t का पावर 1, सो -2c इज इक्वल टू 1 या c इज इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट में आता है l का पावर a प्लस सी और l का पावर लेफ्ट हैंड साइड से देखें 0, सो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू -c माइनस एज इट इज c की जो वैल्यू निकाली है -1/2 रिप्लेस की, माइनस माइनस प्लस और a की वैल्यू आई +1/2 के इक्वल। तो इस तरह से आपके सामने जो स्टेप आया उसमें आप डायमेंशन रिप्लेस करेंगे, देन m वाले को m से, l वाले को l से और t वाले को t से कंपेयर करके ये जो अननोन पावर्स लगाई थी a b c, इनकी आप वैल्यू फाइंड करेंगे। तीनों वैल्यू आप निकाल चुके हैं, a की भी, b की भी और c की भी। नाउ a b c की जो आपने वैल्यूज निकाली हैं उन्हें आप रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में। Replacing a b c in equation 1, जब आप रिप्लेस करते हैं तो t कितना आया, t इज इक्वल टू k एज इट इज, l का पावर a की वैल्यू आपने निकाली है 1/2, n का पावर b की वैल्यू निकाली है 0 एंड g का पावर c की वैल्यू आपने निकाली है -1/2 या t इज इक्वल टू k, l का पावर 1/2, n का पावर 0 उसे छोड़ देंगे, किसी की पावर 0 वो 1 बन जाता है, g का पावर जो -1/2 है वो नीचे ले जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा +1/2, g का पावर 1/2। क्लियर ये, या t इज इक्वल टू k, पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं रूट L/G। यहीं पर आप रिजल्ट को ड्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब इस k की वैल्यू क्या है ये हमें पता नहीं होता और ये एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन यानी रिलेशन टू रिलेशन वेरी करती है। इस केस में अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए k की वैल्यू याद हो ठीक तो आप रिप्लेस करें, नहीं तो यहां पर आप रिजल्ट को ड्रॉप करेंगे। हमें पता है कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है t इक्वल टू 2π√L/G, और ये फॉर्मूला तब बन पाएगा जब k की वैल्यू कितनी हो 2π। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए k की वैल्यू पहले से पता हो या याद हो कि हाँ इतनी होती है तो आप रिप्लेस करें, अदरवाइज रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। अगर रिप्लेस करनी है तो आप लिखेंगे प्रैक्टिकली k is equal to 2π, इस पर्टिकुलर प्लेस पर here practically k is equal to 2π, so t is equal to 2π रूट L/G। k की वैल्यू किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए याद है तो रिप्लेस कर दें, अदरवाइज रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये दो एप्लीकेशंस, पहला चेकिंग द एक्यूरेसी और दूसरा डेरिवेशन ऑफ फार्मूला का कॉम्बिनेशन है। शो डायमेंशनली दैट द रिलेशन t इज इक्वल टू 2π L/G इज इनकरेक्ट। पहले तो आपको ये शो करना है कि ये एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है, वो आपको सिखा रखा है। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस कुछ और आएंगी, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस कुछ और आएंगी, तो आप बता देंगे कि ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। तो इसमें एक एप्लीकेशन यूज करेंगे जिसमें सेम केस है, L लेंथ है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, where L is length, T is time period of the simple pendulum, G is acceleration due to gravity. Find correct form of the relation dimensionally, और उसके बाद आपको करेक्ट फॉर्म में निकालनी है। तो दो स्टेप में क्वेश्चन होगा, पहले स्टेप में आप इसे गलत बताएंगे, वो गलत है दिख रहा है क्योंकि करेक्ट एक्सप्रेशन ये आता है t is equal to 2π रूट L/G, इसमें मिस किया, स्क्वायर रूट दिया नहीं है, इसी कारण ये गलत है। तो पहले में दोनों साइड की डायमेंशंस अलग अलग निकालेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएंगी, आप बोलेंगे इनकरेक्ट है। और नेक्स्ट स्टेप में फिगर से क्वेश्चन से दिख रहा है, क्वेश्चन से क्या दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन में टाइम पीरियड नंबर 1 लेंथ पर, नंबर 2 जी पर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो यही पैटर्न फॉलो करेंगे, क्या, लेट टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल का पावर ए जी का पावर बी। 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसे कंसीडर नहीं करेंगे, वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट के का काम करेगा। और फिर इसके बाद आप दोनों साइड की डायमेंशंस रखते हुए सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट सेम आ जाएगा, के रूट एल अपॉन जी के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 3 पार्ट में है, सब सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए है। सेंट्रीपेटल फोर्स 11th की ही 3rd यूनिट लॉज ऑफ मोशन में आपको पढ़ाया जाता है, सर्कुलर मोशन वाले पार्ट में उसके। तो तीनों ही एक्सप्रेशन उसी के लिए होते हैं। एक पार्ट पहले हम करते हैं। द सेंट्रीपेटल फोर्स F acting on a particle moving uniformly in a circle may depend upon mass m। बोला गया सेंट्रीपेटल फोर्स यानी कि जो डिपेंड करता है वो क्वांटिटी है फोर्स, किन किन पर डिपेंड करता है, अपॉन मास m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r। 3 चीजों पर डिपेंडेंट बोली गई है, मास पर, दूसरा वेलोसिटी पर और तीसरा रेडियस पर। सर्कल में घूमते हुए किसी ऑब्जेक्ट के लिए ये फोर्स काम करता है, r इसमें सर्कल की रेडियस होती है। सो आपको बता रखा है जो क्वांटिटी डिपेंड करती है जिन जिन पर, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर, यहाँ फोर्स डिपेंडेंट बोला गया है। तो जिन पर डिपेंडेंट है उनकी पावर a, b और c रेस्पेक्टिवली इंट्रोड्यूस करते हुए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेट सेंट्रीपेटल फोर्स F डिपेंड्स अपॉन मास के पावर a, वेलोसिटी के पावर v, रेडियस के पावर c इन द फॉलोइंग वे। किस वे में, जिन पर डिपेंडेंट है उनकी पावर a, b, c लगाकर आप रखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनल को खत्म करना होगा, उसके लिए आप इंट्रोड्यूस करेंगे एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट k, m का पावर a, v का पावर b एंड रेडियस का पावर c। इक्वेशन 1 वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आपको बताया गया था कि आप दोनों साइड पर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज यूज्ड हैं उनके डायमेंशन रिप्लेस करेंगे। फोर्स mlt माइनस 2, k डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस है तो छोड़ देंगे, m मास पावर a, v वेलोसिटी बोला गया है, lt माइनस 1 एंड पावर b गिवन है तो b, r रेडियस, रेडियस मीटर सेंटीमीटर में होती है जनरली, सो लेंथ होती है l एंड पावर c है तो c। नेक्स्ट स्टेप में m l t सारे अलग अलग करके पावर अलग अलग लिखी जाएंगी। यहां से लिख रहा है m का पावर 1 है, l का पावर भी अंडरस्टूड 1 है और t का पावर दिया गया है -2। यही काम राइट हैंड साइड पर करें। m का पावर तो एक ही जगह यूज हो रहा है a, l का पावर यहां से अंडरस्टूड 1 भी है और b भी है, पावर पावर की आपस में मल्टीप्लाई तो 1 इंटू बी इज b। ऐसे ही -1 की b में करेंगे t के लिए तो -b और l का पावर c, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2 इज इक्वल टू m a की जगह यूज हुआ है तो पावर a। l का पावर कितना है बेटा, l दो जगह यूज हुआ है, एक पावर b के साथ और एक पावर c के साथ, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, टोटल पावर इज b प्लस c एंड t का पावर -b के इक्वल। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द पावर्स, लेफ्ट हैंड साइड की सेम फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर राइट हैंड साइड की सेम फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर से कंपेयर करें। सो मास का पावर राइट हैंड साइड पर a, लेफ्ट हैंड साइड पर 1, सो a इज इक्वल टू 1। इसी तरह से राइट हैंड साइड पर b अकेला दिया है तो पहले अकेले वालों को कंपेयर कर लिया करो, -b -2 यानी कि -b इज इक्वल टू -2 t के लिए, या रिजल्ट आया b इज इक्वल टू 2। अब b प्लस c इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पर l के लिए दिया था 1, या c इज इक्वल टू 1 माइनस b, 1 माइनस b, b की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाले बैठे हैं 2, सो c इज इक्वल टू -1 के इक्वल। a b c की जो वैल्यू आपने निकाली वो रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में, रिप्लेसिंग
ए बी सी इन 1 रिप्लेस करें, सो एफ इज इक्वल टू क्या, के, एन का पावर ए की वैल्यू 1, v का पावर b की वैल्यू 2 एंड r का पावर c की वैल्यू -1। जो भी पावर माइनस में हो उसे नीचे ले जाके कन्वर्ट कर ले प्लस में, f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, और पावर -1 नीचे ले जाके कन्वर्ट हो गई +1 में, सो k इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन r। ये पहला आपके पास रिजल्ट निकल रहा है फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह से सेकंड पार्ट के लिए आपको बता देता हूं, इसका सॉल्व अपने आप से करेंगे। द सेंट्रीपेटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी में डिपेंड, जो डिपेंड करता है सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी वही डायमेंशन रखेंगे फोर्स के लिए ml t-2, किस किस पर, मास ऑफ बॉडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के लिए डायमेंशन रखेंगे कैपिटल M, रेडियस ऑफ सर्कल r का पावर b लगा दें, एंड तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन न्यू। तीसरा ये डिपेंडेंट बोला गया इस बार फ्रीक्वेंसी पर, दैट इज न्यू पर, सो न्यू का पावर c। पहला स्टेप जो डिपेंड करता है फोर्स, जिन मास, रेडियस और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, पावर a b c लगाकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इक्वल करने के लिए डायमेंशन लेस कांस्टेंट k, m का पावर a, r का पावर b, न्यू का पावर c। k की वैल्यू याद हो तो लास्ट में आगे रिप्लेस कर देंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में k की वैल्यू 1 होती है, अगर रिप्लेस करना चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे पता होगा, जब हमें फाइनल फॉर्मूला पता हो, जो कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाएगा 11th में ही, 3rd यूनिट में, ठीक। तो नहीं याद है तो के में ड्रॉप कर लें आंसर। अब डायमेंशन आपको बताई जा रही है, फोर्स के लिए रखेंगे ml-t-2, मास के लिए m, रेडियस के लिए l, एंड फ्रीक्वेंसी के लिए जो आपको डायमेंशन यूज करनी है दैट इज t-1। जो आपको बेसिक डायमेंशंस लिखा रखी हैं ऑलमोस्ट 50, उन्हीं में से एक याद है, इसीलिए आपसे बोला गया था ये डायमेंशन है, इसीलिए आपको बोला गया था कि डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए। थर्ड पार्ट देखते हैं। A body of mass m is moving in a circle of radius r, रेडियस बोली गई है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन इट बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस। अ बॉडी ऑफ मास m, बॉडी का मास दिया गया है m, मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, रेडियस दी गई है r, और एंगुलर वेलोसिटी दी गई है ओमेगा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालना है तो फोर्स डिपेंड करेगा पहले गिवन क्वांटिटी है मास पर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के पावर a, दूसरी गिवन क्वांटिटी है रेडियस पर, रेडियस का पावर b, और तीसरी गिवन क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, ओमेगा का पावर c, f इज इक्वल टू k, m का पावर a, r का पावर b and omega power c. This is equation 1 where k is dimension as constant. Next step होगा दोनों साइड की डायमेंशन से रिप्लेस करना, फोर्स ml-t-2, m मास m, r रेडियस l, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान रखें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन जो आपको रोटेशनल मोशन रिलेटेड लिखाई गई थी कुछ पर्टिकुलर डायमेंशंस, उनमें से एक है, और यहाँ एरर का चांस है क्योंकि ये वेलोसिटी होते हुए भी इसकी डायमेंशन LT-1 ना होकर T-1 होती है। तो यहाँ पर एरर कर सकते हैं कि ओमेगा देखें वेलोसिटी है, वेलोसिटी जरूर है, लेकिन ये एंगुलर वेलोसिटी है, और आपको बताया गया था कि एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशंस LT-1 ना होकर T-1 होती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि इसमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और इस तरह क्वेश्चन पहले भी आपको बताया गया चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ रिलेशन वाले एप्लीकेशन में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, में डिपेंड अपॉन लेंथ L ऑफ द स्ट्रिंग। पहली चीज ये डिपेंड करता है लेंथ L पर, दूसरा टेंशन कैपिटल T इन द स्ट्रिंग, टेंशन कैपिटल T पर, और तीसरा मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m ऑफ द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m पर। पहला स्टेप फ्रीक्वेंसी जो कि डिपेंड करती है लेंथ पर, सो L का पावर A, टेंशन पर पावर B, मास पर यूनिट लेंथ पर पावर C लगाकर डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल। इक्वल करने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, एल का पावर ए, टी का पावर बी, एम का पावर सी, इक्वेशन 1 वेयर के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप, जब आप इसका डायमेंशन रिप्लेस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज का दोनों साइड पर, तो एल होने के चांसेस बनते हैं। न्यू बोला गया फ्रीक्वेंसी, सो टी का पावर -1, के डायमेंशन लेस, एल इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ है एल का पावर ए, टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन आपको पहले ही बताया गया था कि टेंशन एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है, सरफेस टेंशन नहीं है। सरफेस टेंशन होता तो आप डायमेंशन रिप्लेस करते हैं एम्प्टी माइनस टू, टेंशन एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है, चाहे उसे कैपिटल टी से शो कर ले या कैपिटल एफ से। कैपिटल टी से यहाँ पर टेंशन को शो किया गया है, जो कि एक रीस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स वाली, एम एल टी माइनस टू एंड पावर बी। एंड नेक्स्ट वन इज स्मॉल एम। स्मॉल एम मास नहीं है, मास होता तो कैपिटल एम चलता, स्मॉल एम है मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है मास अपॉन लेंथ, दैट इज ml-1। तो स्मॉल एम का जब आप डायमेंशन रखेंगे वो बहुत ध्यान से रखना है, वो मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, सो ml-1 एंड पावर c है, तो c रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, लेफ्ट साइड पर m नहीं है, पावर 0, lb नहीं है, पावर 0, और t का पावर -1, l पावर a, पावर की आपस में मल्टीप्लाई करते चले, तो m का पावर 1 इंटू b इज m का पावर b, L का पावर 1 इंटू बी इज L का पावर b, t का पावर -2 इंटू बी इज t का पावर -2b। फिर से यहाँ पर m का पावर 1 इंटू c इज c, L का पावर -1 इंटू c इज -c, m0 L0 t -1, m का पावर अब टोटल काउंट करें, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो b यहाँ से, c यहाँ से, b प्लस c, L का पावर टोटल काउंट करें, a यहाँ से, b यहाँ से और -c यहाँ से, सो a प्लस b माइनस c, एंड t का पावर अकेला एक ही जगह है -2b। नेक्स्ट स्टेप, दोनों साइड पावर्स को कंपेयर करें, m का m से, l का l से और t का t से। कंपेयरिंग बताया गया जो सबसे पहले वो कंपेयर करने जो अकेला हो, t का पावर -2b एंड t का पावर -1, -2b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1/2। देन m का पावर देखें, राइट हैंड साइड पर b प्लस c, लेफ्ट हैंड साइड पर 0, सो b प्लस c इज इक्वल टू 0, या c इज इक्वल टू -b, या c इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू 1/2। नेक्स्ट स्टेप, l के लिए देखें पावर a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c, एंड l के लिए पावर 0 इज इक्वल टू 0, या a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो c प्लस का और b माइनस का, c की वैल्यू 1/2 माइनस एज इट इज, b की वैल्यू 1/2, माइनस का हाफ माइनस का हाफ माइनस का 1। a b c की जो वैल्यूज आपने निकाली है वो रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में, सो न्यू इज इक्वल टू k, l का पावर a की वैल्यू आपके पास -1, t का पावर b और b की वैल्यू 1/2, एंड m का पावर c वैल्यू -1/2 के इक्वल। न्यू इज इक्वल टू, जो भी पावर्स माइनस में उन्हें नीचे ला के प्लस में कन्वर्ट कर लें, के ऊपर l का पावर -1 था, नीचे गया तो +1, t का पावर हाफ, स्मॉल m -1/2 से +1/2 नीचे जाकर, और ये हमें पता ही है कि पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, सो √t/m। अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एरर के दो बेसिक चांसेस हैं, एक तो टेंशन जिसके डायमेंशन बच्चे सरफेस टेंशन से रिप्लेस कर देते हैं, दूसरा स्मॉल है, मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द वेलोसिटी v ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, v वेलोसिटी है of transverse waves on a string may depend upon length L. First part length L पर power A, second part tension T पर power B, और third part mass पर unit length small m पावर C पर डिपेंडेंट बोला गया है। जिन पर डिपेंड किया उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाते हुए k
L का पावर A, T का पावर B, M का पावर C. दिस इज इक्वेशन 1. अब जब आप डायमेंशन रिप्लेस करेंगे तो आपको पता है कि V इज वेलोसिटी, LT minus 1, L is length, L, T is टेंशन, ध्यान रखना है T is टेंशन, ml T minus 2. और स्मॉल m सिमिलर केस में मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो स्मॉल m के लिए रिप्लेस करेंगे ml minus 1. तब ये एक्सप्रेशन सॉल्व होकर आपके पास आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस derive an expression for the energy of a body executing SHM. derive an expression for the energy के लिए एक्सप्रेशन आपको derive करना है. assuming this energy depends upon its mass. एनर्जी माना E डिपेंड करती है मास पर, सो मास का पावर A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा फ्रीक्वेंसी न्यू का पावर B, और तीसरा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड दिया गया R से शो करते हुए, पावर C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. पहले स्टेप कंप्लीट हुआ, एनर्जी को डिपेंडेंट बोला गया मास पर, फ्रीक्वेंसी पर और एम्पलीट्यूड पर, सो पावर A B C लगाकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट स्टेप इक्वल करने के लिए एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट K, M का पावर A, फ्रीक्वेंसी का पावर B एंड एम्पलीट्यूड का पावर C. दिस इज इक्वेशन 1 वेयर K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. नेक्स्ट स्टेप आप दोनों साइड पर डायमेंशन से प्लेस करेंगे. E इज एनर्जी, एनर्जी के लिए ml2 T minus 2. K is dimensionless constant, M is mass, mass के लिए M, पावर A है तो A, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, T का पावर -1, पावर B है तो B, R इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड जब कोई ऑब्जेक्ट SHM करता है, लाइक सिंपल पेंडुलम मिले, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, एक्सट्रीम पोजीशन जहां का रुक जाता है वहां तक की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए L, और पावर C है तो C. M का पावर 1, L का पावर 2, T का पावर -2, M का पावर A, T का पावर -1 इंटू B माइनस B एंड L का पावर C. कंपेयर करें, कंपेयरिंग M का पावर A, M का पावर 1, A इज इक्वल टू 1, L का पावर C, L का पावर 2, L इज इक्वल टू 2, T का पावर -B इज इक्वल टू -2 या B इज इक्वल टू 2. ये A B C की वैल्यू रिप्लेस करें इक्वेशन 1 में. सो E इज इक्वल टू K, M का पावर A, M का पावर A 1, न्यू का पावर B, B की वैल्यू 2 एंड R का पावर C दैट इज 2. ये आपके पास रिजल्ट निकल कर आया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीनों सिमिलर पैटर्न के हैं. एक कराए तो 7, बाकी दोनों हो जाएंगे उसी पैटर्न पर. ध्यान से देखें इसे. द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फॉलिंग थ्रू एज. कोई भी बॉडी फ्री फॉल की स्टेट में, ये बॉडी है, आपने ड्रॉप कर दी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो जब ये नीचे गिर रही होती है आप नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे नीचे आती है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है. तो बोला गया कि इसकी वेलोसिटी v डिपेंड करती है, इज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फॉलिंग थ्रू एज. जितनी डिस्टेंस से नीचे गिर गया, जैसे जैसे नीचे गिरेगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी. तो कितना नीचे गिरा उस हाइट या डिस्टेंस h पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर, दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट बोली गई है वेलोसिटी, h का पावर a एंड g का पावर b. इक्वल करने के लिए कांस्टेंट k, h का पावर a, g का पावर b, इक्वेशन 1 एंड k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. नाउ डायमेंशन लिखेंगे. v इज वेलोसिटी, lt -1, k डायमेंशनलेस, h इज हाइट और डिस्टेंस, l पावर a, g is acceleration due to gravity, lt -2 and power b. l का पावर इधर से 1, t का पावर -1, l का पावर यहाँ से a और b यहाँ से, तो टोटल बनता है a प्लस b. t का पावर -2 इंटू b इज -2b. कंपेयरिंग l का पावर a प्लस b और t का पावर जो अकेला है -2b, t का पावर -1 एंड b इज इक्वल टू 1/2. a प्लस b l के लिए
इज इक्वल टू एल के लिए 1, या a इज इक्वल टू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस बी की वैल्यू 1/2, या a इज इक्वल टू 1/2। जो आपने a और b की वैल्यू निकाली है रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में। v इज इक्वल टू k एज इट इज, h का पावर a की वैल्यू 1/2, g का पावर b उसकी वैल्यू भी 1/2, और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, सो रूट h g के इक्वल। नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस हैं 8 और 9 बिल्कुल सिमिलर क्वांटिटी सिमिलर पैटर्न के और सेम क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हुए सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटा, अच्छे क्वेश्चन है ये भी। अ बॉडी ऑफ मास m hung at one end of the spring executes SHM। एक बॉडी जिसका मास m है किसी स्प्रिंग से सस्पेंड की गई है, ये आपके पास एक फिक्स्ड एंड, उससे एक स्प्रिंग बांध दी और उस स्प्रिंग से एक मास स्मॉल m अटैच कर दिया। जब आप उस मास को नीचे खींचकर छोड़ते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि वो मास SHM करना, सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन करना शुरू कर देता है। तो बोला गया है कि prove that the relation capital T is equal to 2 pi m upon k is incorrect। इसमें where k is force constant, k के लिए बोला गया है k is force constant of the spring। कैपिटल टी ऐसा ऑसिलेशन केस में अंडरस्टूड होता है टाइम पीरियड के लिए स्टैंड करता है। टाइम पीरियड का एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसके डायमेंशन यूज करते हैं कैपिटल टी। एम सस्पेंडेड मास था स्प्रिंग से जो कि कैपिटल एम डायमेंशन से रिप्लेस होगा। स्मॉल के लिए बोला गया स्मॉल के इज फोर्स कांस्टेंट या इसी का दूसरा नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके डायमेंशन आपको लिखा रखी है mt-2 और आपको शो करना है कि पहला ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। सेकंड केस में आपको इसकी करेक्ट फॉर्म भी फाइंड करनी है। तो दो पार्ट का कॉम्बिनेशन है ये, पहला आप इसे गलत प्रूव करें, दूसरा इसका करेक्ट फॉर्म फाइंड करें। लेफ्ट हैंड साइड इनकरेक्ट प्रूव करने के लिए कैपिटल टी विच स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, डायमेंशन कैपिटल टी। राइट हैंड साइड की बात करें 2 पाई m अपॉन k। 2 पाई इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट में छोड़ देंगे, m इज मास, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन होती है mt-2। m से m कैंसिल, t-2 ऊपर जाके t का पावर +2 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन था t। तो इनकरेक्ट तो यही हो गया। अब आपको इसकी करेक्ट फॉर्म फाइंड करनी है। तो फाइंड द करेक्ट फॉर्म, लेट कैपिटल टी। देख सकते हैं जो गिवन इक्वेशन है उसमें t दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, दो फिजिकल क्वांटिटीज पर, एक स्मॉल m पर और दूसरा स्मॉल k पर। 2 पाई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m का पावर a स्मॉल k का पावर b। इक्वल करने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे कैपिटल k, वेयर कैपिटल k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। स्मॉल k का पावर b, इक्वेशन 1, एंड कैपिटल k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कैपिटल t इज टाइम पीरियड t, कैपिटल K is dimensionless constant, small m mass power a, and small k is force constant mt-2 power b, m यहाँ है नहीं, पावर 0, t का पावर 1, m का पावर a प्लस b, t का पावर -2b। कंपेयर करें अकेले वाले को, -2b इज इक्वल टू 1 या b इज इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कंपेयर करें m के लिए a प्लस b इज इक्वल टू m का पावर 0 या a इज इक्वल टू -b इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, b की वैल्यू -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 के इक्वल। नाउ आपके पास a अवेलेबल है, b अवेलेबल है, रिप्लेस करें। t इज इक्वल टू k, m का पावर a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू स्मॉल k का पावर b -1/2, t इज इक्वल टू k, m का पावर 1/2 डिवाइड बाय पावर माइनस को नीचे ले जाकर प्लस का कर ले 1/2, या t इज इक्वल टू k रूट
m अपॉन स्मॉल k। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पहले से ही पता था कि जो कांस्टेंट है वो आपको दिया गया है 2 पाई, सो वी नो हियर k इज इक्वल टू 2 पाई, सो एग्जैक्ट फॉर्म बनकर आई 2 पाई रूट m अपॉन k के इक्वल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11, जिसके लिए आपको इक्वेशन बनवा दी जा रही है। अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। टाइम पीरियड के लिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कैपिटल टी डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस का पावर a। सेकेंड पास मास ऑफ द सन कैपिटल M और पावर b। थर्ड वन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G और पावर c पर। इन्हें इक्वल करने के लिए तो कांस्टेंट यूज करेंगे कैपिटल के, r का पावर a, m का पावर b, g का पावर c। तो डायमेंशन से प्लेस करना है आपको, तो t टाइम पीरियड है, कैपिटल T, r इज रेडियस, सो l, कैपिटल M इज मास ऑफ द सन, कैपिटल M, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L3 T-2। इसके लिए आप डायमेंशन यूज करेंगे m-1 L3 T-2 और रिप्लेस करने के बाद में एबीसी की वैल्यू निकालकर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। आपके पास एक्चुअली जो एक्सप्रेशन आएगा वो टी में आएगा, लेकिन जो प्रूव करना है वो टी स्क्वायर का है। तो जो भी आपके पास रिजल्ट निकल कर आए उसमें आप स्क्वायर कर लें तो वो टी से कन्वर्ट हो जाएगा टी स्क्वायर में और आप कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सिमिलर पैटर्न के, जिसमें आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13, द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स अपॉन रेडियस आर, रेडियस आर का पावर ए, डेंसिटी रो ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी रो का पावर बी, एंड सरफेस टेंशन जिसे शो किया गया है एस से, एस का पावर सी। डिड्यूस द फॉर्मूला डायमेंशनली। फ्रीक्वेंसी के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है, न्यू इज इक्वल टू के, आर का पावर ए, रो का पावर बी, एस का पावर सी, इक्वेशन 1, एंड कैपिटल के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। टेक्स्ट लिखते हैं सिमिलर पैटर्न पर आप डायमेंशन रखें जैसा पीछे करते हैं। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए t-1, k is dimensionless, r is radius, l का पावर a, rho is density, ml-3 पावर b, s is surface tension, surface tension के लिए डायमेंशंस होती हैं mt-2 एंड पावर c। लेफ्ट साइड पर m नहीं है तो अंडरस्टूड पावर 0, l भी नहीं है अंडरस्टूड पावर 0, t का पावर -1, l पावर a, पावर की मल्टीप्लाई कर लें, m का पावर अंडरस्टूड 1 इंटू बी इज बी, एल का पावर -3 इंटू बी इज -3b, m का पावर 1 इंटू सी इज c, t का पावर -2 इंटू सी इज -2c, m0 l0 t-1 इज इक्वल टू m का पावर b यहां से c यहां से b प्लस c, l का पावर a -3b और t का पावर -2c। कंपेयर करें जो अकेला हो सबसे पहले वो t दिख रहा है, t का पावर -2c, t का पावर -1, सो -2c इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1/2। अभी आपके पास c आ चुका है तो m को कंपेयर कर लें, b प्लस c इज इक्वल टू m का पावर 0 या b इज इक्वल टू -c या b इज इक्वल टू -c की वैल्यू 1/2 रिप्लेस कर लें। अभी आपके पास b भी अवेलेबल है और c भी अवेलेबल है, तो कंपेयर करें a वाले को, a -3b यानी l का पावर को जो a को इंक्लूड करते हुए है और l का पावर 0, a इज इक्वल टू 3b, a इज इक्वल टू 3 और b की वैल्यू -1/2, that is a is equal to -3/2। a b c की जो वैल्यूज आपने निकाली है वो रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में,
सो न्यू इज इक्वल टू के आर का पावर ए -3/2, रो का पावर बी, बी की वैल्यू -1/2 एंड एस का पावर सी, सी की वैल्यू 1/2 के इक्वल। न्यू इज इक्वल टू के एस का पावर 1/2, जो पावर माइनस में नीचे ले जाके प्लस में कर लें, आर का पावर 3/2, रो का पावर 1/2। न्यू इज इक्वल टू के एस का पावर 1/2, आर का पावर जो 3/2 है इसे आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं आर क्यूब और उसका पावर 1/2, पावर पावर की आपस में मल्टीप्लाई, तो 3/2 का मैंने लिख लिया 3 इंटू 1/2 इंटू रो का पावर 1/2, या न्यू इज इक्वल टू के, और जो भी पावर हाफ है उन्हें कन्वर्ट कर लें स्क्वायर रूट में। सो एस पावर हाफ था, आर क्यूब का पावर हाफ था, तो आर क्यूब एज इट इज पावर हाफ कन्वर्ट हो गया स्क्वायर रूट में, एंड रो का पावर हाफ। ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है।